I don't even think about that. Okay, leave it. I don't want to discuss this. When it's fresh, only do it. When the wound is live, only do go on live. This wound is never healed. Har Har Mahadev. Am I live? Or am I alive? I would say. Am I live? हर हर महादेव. आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? And the world says that we should not discuss the pain. The world says that we should not discuss the bloody pain. हर हर महादेव. मैं थोड़ा वियर्ड वाले मूड में हूँ. जो मेरे अपने हैं वो मुझे समझ जाएंगे, जो नहीं है उनको मैं समझाना भी नहीं चाहती. लेकिन I want to discuss something with you all. Sure. Bloody, it's been 34 years. I'm carrying a lot. And मुझसे लोग पूछते रहते हैं ना कि आप, मैं लोगों से नहीं मिलती मैं लोगों से. Actually, I wanted to discuss this bloody one thing today. I was, what to say? It's a painful story of my life. Or see, I'm in a very different mood today. It's very different tangent I am on. You know, मुझसे बहुत बार मीडिया ने पूछा मेरे मूड्स और इसको एक्सप्रेशन पे मत जाना, बिकॉज मेरा ये आज बिल्कुल डिफरेंट इस पे हूँ मैं. लेडी 34 years बहुत बड़ा टाइम होता है. एंड वी से ना टाइम हील्स. ब्लडी मेरे केस में टाइम फेल हो गया. टाइम हील नहीं कर पाया. You know why I go to nature? Because I want to scream. लोगों के सामने स्क्रीम करो तो आपको पागल घोषित कर देते हैं ना. अरे क्या पागल टाइप की औरत है, या पागल टाइप की इंसान है. हूँ मैं पागल. कंसीडर मी पागल. I go scream, cry, hug a tree, and I feel better. Instead of hugging humans, I feel better when I hug a tree or a kutta or any bird. और बबलू कुमार भैंचोद निकल जाए यहाँ से. साला सुअर की औलाद. अभी मेरे ना दिमाग में अड़ना मत तुम जैसे कोई भी लोग. तेरी माँ से करा के जा सच्ची भक्ति. सुअर की औलाद. तेरे जैसे ही कुछ हरामी लोग थे जो मेरे पीछे पड़े थे बचपन में रेप करने के हरामजादे. तेरे जैसे ही कुछ, तेरी जैसी मेंटालिटी के हरामी कुछ लोग थे. बेचना चाहते थे मुझे. माँ की तुम लोगों की बहन के टके तुम लोग साले. तुम जैसे हरामी पैदा होते हैं संसार में, और कई महिलाओं के दिमाग से बूढ़े होने तक भी वो दहशतें निकलती नहीं है. बहन के टकों साले रेपिस्ट दिमाग वाले. मेरे सामने आ जाए तो काट के फेंकू तुम जैसों को मैं पहले, तो शायद मेरी आत्मा शांत हो. बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो अंदर लेके बैठी हूँ, तो सोचती हूँ कभी कभी डिस्कस कर लूँ. आई वॉज लिसनिंग टू समथिंग टुडे, और अचानक मेरा बचपन में जिस दिन मेरी माँ को मैंने मरते हुए देखा था ना अपनी आँख के सामने, वो आ गया सामने. मेरी माँ मेरे आँखों के सामने. मैं कितने साल की थी? 11 साल की थी. 11 भी नहीं, 10.5 साल की थी. तो उस दिन मेरे घर पर जिस गंदगी ने दस्तक दी थी, जो गंदगी मेरे घर पर आ गई थी. बबलू कुमार, मैं चाहती हूँ तेरे घर में मौत पे मौत हो. मरे जैसे मेरे घर में हुआ ना, जिस चीज के लिए तेरे को पता नहीं ना. तेरे घर में कुत्ते की मौत मरे सब, और मरेंगे. तू लिख यहाँ पे हराम के जने, तू लिखता जा. तेरे घर में भी मौत उतना तांडव ऐसे ही करेगी. Ignore him, just ignore him. सुअर की टट्टी में से पैदा हुआ कीड़ा. तो मेरी माँ को मैंने अपने आँख के सामने ना उस दिन तड़पते देखा था. जहर खाई थी वो, और उसको यहाँ पे घुटन हो रही थी शायद. मेरी छोटी बहन थी 5.5 साल की, उसके पास लेटी हुई थी. 87 की बात कर रही हूँ मैं, सन 87 और अभी हम जी रहे हैं 2021 में.
मेरे घर पे कौन आया था? बरखा, अपनी एक सहेली के साथ। बरखा माथुर, अनुराधा शर्मा नाम की एक लड़की के साथ। दोनों शिष्या थी मेरी पिताजी की। उसके साथ आई थी वो, बड़ी लपक झपक कपड़े पहन के, लिपस्टिक, गाढ़ी लिपस्टिक लाल रंग की लगा के, कान में लंबी बालियां पहन रखी थी, हरे रंग का ऊपर कुर्ता था, लाल रंग की सलवार, चटक एकदम, और मोजड़ियां राजस्थान की, हाथों में खूब सारी चूड़ियां, खुले हुए बाल साइड में लेके रखे हुए, स्वयं से कम, रेखा से कम नहीं समझती थी वो स्वयं को, बरखा। मेरी माँ चाय बना रही थी बेचारी, वो सीधी सिंपल, उसकी फोटो पोस्ट करूंगी, और बरखा की फोटो तो आप लोग देख चुके हो थोड़े दिन पहले, पिताजी के साथ शेयर की थी। वो बरखा, और मेरी माँ एकदम सिंपल सीधा रहने वाली, जो लिपस्टिक लगाना भी नहीं जानती थी, नेल पेंट लगाना भी नहीं जानती थी। वो चाय बना के दे रही थी, नाश्ता बना के दे रही थी। क्यों? क्योंकि बरखा आई थी घर पे, महारानी आई थी घर पे। मेरे पिताजी को माइग्रेन था, तो वो बेड में बैठे थे आराम से। मेरी माताजी पकौड़े बना करके, चाय बना करके बरखा को खिलाई। बाद में बेचारी मेरी माँ सिंपल कपड़ों में जैसे वो रहती थी, उसको 2 बच्चे भी देखने हैं, स्कूल भी देखती थी, प्रिंसिपल थी, सर्वे पे भी जाना होता था, घर का काम भी देखना होता था। वो भी आके थोड़ी देर के लिए बैठ गई। उस दिन रविवार था, संडे था। जब मेरी माँ आके बैठी तो मेरे पिताजी ने कहा कि तेरे को बरखा की तरह तैयार होना चाहिए। ये उन कुछ मर्दों के लिए भी एक बात बोल रही हूँ, और उन महिलाओं के लिए भी एक लेसन इस कहानी में है, जो मेरे जीवन की सत्यता है। ये कुछ हरामी टाइम के मर्द होते हैं ना, जो अपनी औरतों के सामने दूसरी औरतों की तारीफ करने को बहुत चूकते नहीं हैं। दूसरी औरतें इनको हमेशा हलवा दिखती हैं, और अपनी औरत इनको हमेशा गटर दिखती है। ऐसे कुछ लोगों के लिए भी ये लेसन है। तो बरखा के पास आके जब मेरी माँ बैठी तो मेरे पिताजी ने उसको बोला, तेरे को भी ऐसे ही तैयार होना चाहिए गीता, ये देख कितने अच्छे से रहती, तू कैसे रहती है। मेरी माँ वहां से उठ के अपने आंसू दबा करके आंख में चली गई। स्माइल किया उसने, लेकिन आंख में उसके आंसू थे। वो चली गई वहां से। बरखा इतनी पंगु कि उसको रिक्शा, वो जो पैडल रिक्शा होता था ना, उसको वो भी बुलाकर चाहिए होता था, और मेरे को जाना पड़ता था उसके लिए रिक्शा लाने के लिए। 10 मिनट लगते थे पैदल चल के जाने के लिए, रिक्शा लेकर आने के लिए, क्योंकि वो महारानी पैदल वहां मेन रोड तक नहीं जाएंगी, तो उसके लिए रिक्शा लेकर आती थी मैं। उसका जाने का टाइम हुआ 6:30 7 बजे के करीब वो गई। मेरी माँ और मेरी छोटी बहन छत पे बैठी थी घर की। डैडी ने मुझे कहा, नीनू जाके माँ से पूछ कुछ है क्या खाने के लिए, मम्मी से पूछ कुछ है क्या खाने के लिए। मैं गई माँ से पूछने के लिए ऊपर छत पे। मेरी माँ बहुत उदास थी उस दिन। मैं दुनियावी मामले में शायद बेवकूफ़ हूँ। अगर मैं तेज़ होती तो शायद मेरी माँ उस दिन, मैं अपनी माँ को संभाल पाती। मैं बेवकूफ़ थी दुनियावी मामलों में। मैं ऊपर गई, मेरी माँ ने मैंने पूछा, मम्मी कुछ है खाने के लिए, डैडी को भूख लगी है या कुछ, और माचिस चाहिए डैडी को। उन्होंने मेरे को बताया खाना उधर रखा है और माचिस उधर रखी है। डैडी सिगरेट पीते थे, तो सिगरेट के लिए शायद उनको माचिस चाहिए थी। और मेरी माँ ने एक बात बोली मुझे कि आज मैं ज़रूर मर जाऊंगी, अब मैं नहीं रहूंगी। मुझे नहीं समझ में आया ये। काश मुझे समझ में आ गया होता उस दिन, तो मैं इतनी डिस्टर्ब्ड नहीं होती आज जितनी मैं हो जाती हूँ, फालतू लिखने वालों से भी और वैसे भी। मुझे वो समझ नहीं आई उसकी बात, और मैं नीचे आ गई छत से। मैंने डैडी को आके बोला, मम्मी ऐसा बोल रही हैं।
जय ने बोला, गुस्से में बोलती रहती है वो। लेकिन उस दिन शायद मेरी माँ को बहुत गहरी तकलीफ हुई थी कि पिताजी ने कंपैरिजन कर दिया था। और 7 बजे के करीब की बात है। उसके बाद उन दिनों अक्टूबर में बहुत ठंड पड़ा करती थी। 9 बजे के करीब शायद सब लोग सो भी जाते थे। सो गए हम भी। मैं पिताजी के साथ सोती थी, मेरी बहन माँ के साथ सोती थी दूसरे कमरे में। हो, पता नहीं था कि वो दिन मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा शून्य लेकर आने वाला था। बरखा तो चली गई, बर्बादी छोड़ गई पीछे वो अपनी। एक उस औरत की वजह से कितना कुछ बर्बाद हुआ, वो गिनिएगा अभी तो खाली। मैंने तो गिना है अपनी लाइफ में उसकी वजह से कितनी बर्बादी हुई है। मेरी माँ ने जहर खा लिया। पारा होता है जो। पहली बार मेरी माँ बड़ी खुश होकर के गेहूं लाई थी घर में। उसका ड्रम भरा हुआ था। उसमें डालने वाली पारे की जो गोलियां थी, जिससे पारे की गोलियां बनाई जाती हैं ताकि गेहूं को कीड़ा ना लगे, मेरी माँ ने वो पूरा पारा खा लिया। पिताजी ने 11:15 बजे की बात है ये, मुझे 10:30 पौने 11 बजे उठाया कि उठ, तेरी माँ ने जहर खा लिया है। तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ मेरे दिमाग में सुन रही हूँ या कोई मूवी का सीन चल रहा है मेरे सामने। जब उन्होंने झकझोर के उठाया मुझे, तो मैं उठ के कमरे में भागी माँ के। मेरी माँ उल्टियाँ कर रही थी और अपने गुरु का नाम ले रही थी। पिताजी फटाफट हॉस्पिटल की तरफ भागे। वो किसी डॉक्टर को लेने के लिए, उन्होंने कहा मैं डॉक्टर मित्तल को लेके आता हूँ। अलवर में आज बहुत बड़ा नाम है उन डॉक्टर का, डॉक्टर SC मित्तल। पिताजी उनको लेने के लिए गए। मैं माँ के पास गई। माँ उल्टी पे उल्टी किए जा रही थी। मैंने उनसे पूछा माँ आपने क्या खाया? मेरी छोटी बहन सोई हुई है उनके पास, उसको कोई होश नहीं था, वो नींद में थी। मेरी माँ ने अपने गुरु की तस्वीर सामने रखी हुई थी टेबल पे, और वो उल्टियां कर रही थी, लेटी हुई थी पेट के बल जमीन पे, उल्टी करती जा रही थी और अपने गुरु का नाम ले रही थी। मैंने उनको पूछा आपने क्या खाया है? वो कुछ बोल नहीं पाई। चूरन चूरन बोल रही थी, चूरन या चूहे मारने की दवा, पता नहीं मुझे क्योंकि मुझे चूरन सुनाई, वो बोल ही नहीं पा रही थी। और उन्होंने मुझे धक्का देके बोला तू जा यहाँ से। धक्का मार दिया तो मैं उस रूम में चली गई डर के, दूसरे रूम में जिसमें मैं पिताजी का वेट कर रही थी। जब वो आए और जब डॉक्टर SC मित्तल जो हैं, सुरेश चंद्र मित्तल, अंदर गए मम्मी के रूम में देखने के लिए, तो मम्मी ने पॉटी भी कर दिया था और पूरा उल्टी उल्टी, और वो बेहोशी में थी, ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी थी। जब नब्ज देखी तो बोले कि उनका बचना मुश्किल है। And I was seeing all this. मैं देख रही हूँ सब कि मेरे सामने क्या क्या हो रहा है, पर मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा। कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस मैं पिक्चर की तरह होते हुए देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है जिसमें मेरे सामने पिक्चर चल रही है। उठा करके उस समय पे हैप्पी स्कूल की जो प्रिंसिपल थी कमला, अपना आशा शर्मा जी, वो पापा ने उनको बुलाया और उनको लेकर आए। एक्चुअली उनको लेकर आना पड़ा क्योंकि रात के बहुत, उस समय तक तो सब बंद हो जाता था अलवर
87 में अलवर एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा टाउन जैसा था। तो ओंकारनाथ शर्मा जी, आशा शर्मा जी के हस्बैंड, और आंटी आशा आंटी जो प्रिंसिपल थी हैप्पी स्कूल की, वो रात को आए और उन्होंने मिलकर के मम्मी और उस समय हमारे पास तो कोई सुविधा नहीं थी, मैं तो बहुत टीचर्स के परिवार से हूँ, रिक्शा पे बिठाया, हाथ पैडल रिक्शा जो होता है। बेहोश हो गई थी मम्मी, मतलब उसी समय उन्होंने, डॉक्टर ने साइन दे दिया था कि ये नहीं बचेंगी। कैसे करके, बिकॉज वो थोड़ी सी हैवी थी शरीर में, कैसे करके उनको रिक्शा पे इन लोगों ने बिठाया। ओंकार अंकल जो है हमको अपने घर ले गए, क्योंकि पास में ही उनका घर था, वो हमें अपने घर ले गए। आंटी, आशा आंटी, डैडी और मम्मी एक रिक्शा में बैठ के हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी नहीं होते थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वहाँ लेके गए। और हम लोग बच्चे जो हैं, मैं और मेरी छोटी बहन उठ के, बट उससे पहले आशा आंटी को एक लेटर मिला जो टेप उस पर रखा हुआ था, फ्रिज के ऊपर रखा हुआ था। तो वो लेटर जो है उसमें मतलब शायद मेरी माँ को पता था मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तो उन्होंने लेटर लिखा था अपने माता पिता को कि मेरे पति का कोई दोष नहीं है, और पेंसिल से लिखा था वो लेटर, पेन से लिखा हुआ नहीं था, एक कॉपी के पेज को फाड़ के और पेंसिल से मेरी माँ ने लेटर लिखा था। उस लेटर में सबका जिक्र था, मेरा कोई जिक्र नहीं था। एंड आई थॉट कि मैं शायद मैटर ही नहीं करती हूँ। मेरी बहन के लिए लिखा था, छोटी बहन के लिए, पिताजी के लिए लिखा था, उनके माता पिता भाई बहन सबके लिए था। शायद भूल गई मुझे, मेरे लिए कुछ नहीं लिखा था। वहां से हम लोग, खैर वो आंटी ने लेटर पढ़ा, आशा आंटी ने, और हम लोग उनके घर चले गए। रात को 2:30 बजे वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। आंटी आई रात को, उन्होंने, मैं जाग रही थी, मेरे को नींद नहीं आई थी, आई वॉज वेटिंग की जब वो आई तो उन्होंने बोला बच्चों को उठाना मत, इनको बताना मत, लेकिन गीता नहीं रही। वहां पे फॉर्मेलिटीज पूरी वगैरह करके शायद पिताजी सुबह आए। वो मोपेड थी उनके पास, लूना, मैं और मेरी बहन छोटी सीढ़ियों पर, घर के बाहर, आशा आंटी के बाहर घर की सीढ़ियाँ जो थी उनके घर की, उस पे वेट कर रहे थे उनके लिए। सुबह 7 बजे के करीब, शायद 6:30-7 बजे वो आए, और वो रोते हुए आए, मोपेड पे वो रो रहे थे। जब उनको मैंने आते हुए देखा, ही वाज क्राइंग। आए और हमको गले लगाया। मैं सेंसलेस हो चुकी थी, मतलब इनसेंसिटिव हो गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मेरी सब सेंसेस बंद हो गई हैं, कुछ काम नहीं कर रहा था। और आने के बाद हमको ऐसे बिहेव किया जा रहा था हमारे साथ जैसे बेचारे हो गए हैं हम लोग, अनाथ बेचारे, मतलब बेचारे बन गए थे हम एक सेकंड में। जो प्रिंसेस की तरह, मेरी माँ ने कभी मेरे से कोई बर्तन नहीं धुलाया कभी, वो सिर्फ फोकस करती थी कि मैं पढ़ाई करूं और पढ़ाई पे ध्यान दूं और एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं या म्यूज़िक में ध्यान दूं। उन्होंने मुझे कभी एक बर्तन को हाथ लगाने नहीं दिया, जबकि मेरी उम्र की लड़कियां सब उस समय पे राजस्थान में तो सब घर के सब काम निपटा लेती थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। वहाँ से पता चला कि माँ जो है, रात को पिताजी को लास्ट वर्ड उन्होंने यही बोले थे कि मेरी बच्चियों को कुछ बनाना, उनकी लाइफ वेस्ट मत करना, मेरे से गलती हो गई। बिकॉज उनकी सब इंटेस्टाइन्स जो हैं वो अंदर से कट गए थे, पारा इतना ज़्यादा था बॉडी के अंदर उनके कि सब काट दिया था उसने, और उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो ऑक्सीजन का जो उनको पाइप्स लगा रहे थे वो भी बार बार निकाल देती थी, वो मतलब रख नहीं पा रही थी।
उसके बाद में हम लोग बातें कुछ हुई, वहाँ से हमको नाश्ता वाश्ता दिया गया, हम घर गए, वहाँ से घर पास में ही था। गए तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखा, कला भारती के सब लोग वहाँ इकट्ठा थे। मम्मी के स्कूल में बच्चे आते थे पढ़ने, उनके पेरेंट्स, वहाँ बहुत सारा भीड़ थी। एंड एवरीवन वाज लुकिंग एट अस। अरे बच्चों का क्या हो, मैं सडनली बेचारे, और मुझे रोना नहीं आ रहा था उस टाइम पे। आई वाज जस्ट, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं या कुछ, मेरा ब्रेन बिल्कुल उस समय ब्लैंक हो गया था। एंड पीपल वर सेइंग कि अरे ये रो भी नहीं रही है, इसको रोना नहीं आ रहा, इसको रो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। एंड माई सिस्टर वॉज लाइक, मेरे को पकड़ के ही वो मेरे साथ चल रही थी। उसे भी, वो बहुत छोटी थी। फिर उसके बाद में काफी लेट मम्मी की बॉडी आई घर पे। जिस रूम में मैं पिताजी के साथ सोती थी, वहां पर उस बॉडी को रखा गया। मुझे कुछ लाने के लिए बोला गया, तो सबने बोला अरे नहीं, इसको उस कमरे में मत जाने दो, वहां पे डेड बॉडी पड़ी है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो मैं गई, माँ को देखा मैंने, उसको यहाँ से लेके नीचे तक पूरा बोरी की तरह सिला हुआ था। पोस्टमार्टम जैसे, मतलब बॉडी खत्म हो गई, उसके बाद बोरी जैसा सिल दिया था उसको। शाम को उनको लेके गए, क्योंकि संध्या से पहले दाग देना होता है शरीर को। उनको लेके गए, सामने होते हुए देख रही थी मैं, ये सब मेरे सामने ये सब चीजें हो रही थी। दो दिन के बाद में पिताजी को ले गए जेल, क्योंकि उसी शाम को जिस दिन हमारी माँ को दाग दे दिया गया, हमारे ननिहाल से लोग आए और बहुत उधम मचाया, पापा के ऊपर दहेज का आरोप लगाया, बहुत कुछ हुआ। पत्थर मारे गए हमारे घर के ऊपर। और मैं पागलों की जैसी छोटी सी, एक छोटा बच्चा ये सब देख रहा है, जिसे थोड़ी समझ है, और पूरी समझ नहीं है, जिसकी मेमोरी में ये हमेशा के लिए रजिस्टर हो गई चीजें। हमें पत्थर मारे गए और ये कहा गया इन बच्चों को भी उसके साथ ही जला दो। मेरे दादाजी के सर पर पत्थर लगा जोर से, ये उनके लिए सबसे बड़ी इंसल्ट थी। उधर से उन लोगों ने, ननिहाल वालों ने आकर के इतना बखेड़ा खड़ा किया वहां पे, कुछ अच्छा नहीं। हमको ही देखा, हमारे से कोई लेना देना नहीं, उनको जैसे बखेड़ा ही खड़ा करने के लिए वहां आए थे वो लोग। हमारे दादाजी को लगा, जो मेरे आइडियल, मेरी दादी और मेरे दादाजी, उनको मैं देख रही हूँ, उनके यहाँ पर जोर से पत्थर लगा। वो हम बच्चों को बचा के अंदर ले गए कि इनको कुछ ना हो जाए, क्योंकि जो आए हैं सामने, इनको अभी सेंस नहीं है, शायद ये अपनी सेंसेस में नहीं है। बहुत हंगामा किया उन लोगों ने, खिड़की के कांच वांच टूट गए, हम लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला, हम लोग सब अंदर बैठे रहे। अगले दिन पुलिस वाले आके पिताजी को ले गए, जेल में बंद कर दिया, डाउरी का केस डाल दिया गया। मेरे को दूध लेने के लिए भेजा गया, कि ताकि बच्चे ना देखें कि पुलिस वाले आए हैं, ऐसे लेके गए हैं। हर संडे को जाती थी मैं पिताजी को, दादी के साथ, पापा को उनकी सिगरेट, खाना देने के लिए अलवर की जेल में। सलाखों के पीछे से अपने बाप को खड़े हुए देखती थी, जिसने कुछ नहीं किया था, उसके ऊपर लगा था ये इल्जाम। उसकी गलती ये थी उस दिन, उसकी गलती, मेरे पिताजी की गलती, बरखा को लाइफ में एंट्री देना, यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक साबित हुई लाइफ की। पिताजी को अपने, मैं दूसरी तरफ खड़े हुए देखती थी, वो मुझे देख के रोते थे कि बच्चों को ये सब देखना पड़ रहा है। 45 days he was
behind the bars. But उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए थे, तो या उन्होंने नाम बहुत कमाया था, उनके शिष्य बहुत थे, तो उनमें से किसी शिष्य ने अंदर केस भी वही लड़ रहे थे। और अब उतना, क्योंकि वो डीप डिस्कशंस हमारी फैमिली के अंदर होते थे, क्या होते थे मुझे नहीं पता, जो मुझे दिखता था मुझे वो चीज़ें याद हैं। फिर 45 डेज के बाद वो आ गए, केस उनको जॉब से सस्पेंड कर दिया गया, तो जो माँ का घर था वो बेचना पड़ा और किसी दूसरी जगह केस लड़ने के लिए कांसे, तांबे, पीतल के बर्तन, ज्वेलरी सब बिक गई। आप यहाँ पे मेरे एक निशान है, बचपन में लोटे से शिवालय में, जब बहुत छोटी थी, जब मुझे कुछ समझ भी नहीं थी, 4-5 साल की रही होंगी, तब शिवालय में लोटे से जल चढ़ा रही थी और घर पे आके लेट के पिताजी को एक्सप्लेन भी कर रही थी, तो वो भारी तांबे का लोटा मेरी नाक पे पीतल का लोटा मेरी नाक पे गिर गया था, जिससे यहाँ जख्म हो गया था, खून आ गया था काफ़ी। तो वो लोटा भी मैंने बिकते हुए देखा। खैर, हिम्मत नहीं हारना मैंने अपने पिताजी से सीखा, ये गुण वहाँ से आया, हिम्मत नहीं हारना कभी भी लाइफ में। हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट होने से पहले, खैर मकान बिकने से पहले ही, दादाजी को पहला गम लगा मेरी मम्मी के जाने का, कि घर में एक ऐसा बड़ा हादसा हो गया, इतना रेप्यूटेड फैमिली जिसके अंदर ये बड़ा हादसा हुआ। उसके बाद डाउरी का केस, पिताजी को जेल जाते हुए देखना, दादाजी के ऊपर पत्थर मारना, ये उनको इतना अंदर तक लग गया कि मार्च में, अक्टूबर में माताजी गई, मार्च में हमारे दादाजी चले गए सदमे से। उसके बाद हम लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए, दूसरी जगह चले गए, सैनी मोहल्ला में चले गए। स्कीम 10 में रहते थे, वहाँ से सैनी मोहल्ला छोटे घर में चले गए। वहाँ पर आई बरखा 3 साल बाद घर में। वो घर में आई बर्बादी लेकर, उसका पैर पड़ा और सब खत्म हो गया। एक हफ्ते बाद ही मुझे बाहर फेंक दिया गया सबसे पहले, क्योंकि प्रॉपर्टीज पापा ने मेरे नाम पे की थी, मेरी बहन के नाम पे की थी, ज़मीन मेरे नाम पे और बेटी बहन के नाम पे, तो मेरा निकलना, मेरे को तो भगाना स्वाभाविक ही था। बहुत सारी चीज़ें चली गईं। फाइनली 1999 में पिताजी भी चले गए गम से, हार्ट अटैक, बैक टू बैक 3 हार्ट अटैक हुए 24 घंटे के अंतराल में, एंड ही वाज गॉन। उनके गम में दादी चली गई 1.5-2 साल बाद ही। ये गया नहीं, मेरे इम्प्रेशंस दिमाग से लेकिन नहीं गए। इमोशंस उस समय डेड हो चुके थे, इम्प्रेशन रह गए। इसीलिए जब कोई पुरुष, स्पेशली कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ में अत्याचार करने की कोशिश करता है, तो मुझे भयंकर क्रोध आता है। भयंकर क्रोध आता है। दुनिया से विश्वास उठ गया, लोगों से विश्वास उठ गया, क्योंकि मैं, जब मेरी सहेलियां स्कूल में ज्वेलरी की बात करती थी, उनके घर में क्या नया आया इसकी बात करती थी, या पैसों से रिलेटेड बात करती थी, उस समय मैं कुत्ते को लग गया है इसकी बात करती थी, पेड़ के ऊपर पंछी बैठे हैं इसकी बात करती थी, ये पेड़ दिखने में सुंदर है इसकी बात करती थी। मुझे ज्वेलरी समझ में नहीं आती थी, पैसे समझ में नहीं आते थे, पेड़ समझ में आते थे, कुत्ते को तकलीफ होती थी वो समझ में आता था, जानवर को तकलीफ होती थी वो समझ में आता था,
पर उनकी बातें मेरे को समझ नहीं आती थी, इसलिए आई वॉज द ऑड वन पर्सन। मुझे अपने सर्कल से ये लोग दूर रखते थे। वो घुस कान में बात करते थे तो मुझे समझ ही नहीं आता था कान में बात कैसे करते हैं, कान में कौन सी बात होती है ऐसी। तो मुझे लगा मैं शायद दुनिया में या तो पीस ऑफ शिट हूँ, और मुझे या फिर लगता था कि मैं शायद, पता नहीं, समझ नहीं आता था, आज भी नहीं आता। बट मैं अब मुझे बरखा ने कष्ट दिए, उसकी वजह से मुझे कष्ट हुआ, वो मेरे को याद भी नहीं आता। बट मेरी माँ को जो कष्ट दिया था, मेरी माँ ने जो जहर खाया था उसकी वजह से, उस रात को जो घर में हुआ, वो मुझे एज इट इज़ दिमाग में इम्प्रेशन है। वो वर्ड्स एज इट इज़ मेरे दिमाग में गूंजते हैं। मैंने बहुत कोशिश की। सचिन था तो ही हील्ड मी अ लॉट, बिकॉज मैं उससे डिस्कस करती थी तो वो सुनता था, फिर वो बोलता था डोंट वरी आई एम देयर। तो वो हील हुई थी सिचुएशन। बट वो भी कई लोगों को रास नहीं आई, कुदरत को रास नहीं आई, पता नहीं। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, हर किसी के जीवन में है। हर किसी की पता नहीं क्या तकलीफ है, जानते नहीं है हम, किसी की लाइफ को हम समझ नहीं सकते। तो इसलिए बेहतर है कि हम किसी को जज ना करें, क्योंकि वो तकलीफ से वो व्यक्ति गुजरा है, हम नहीं गुजरे। तो इसीलिए हमें समझ नहीं आती, हम मजाक उड़ाते हैं, दूसरे की तकलीफ का मजाक उड़ाते हैं। ये तो चंद शब्दों में बातें हैं जो शायद 20 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट, लेकिन लाइफ 40 मिनट में ख़त्म नहीं होती। 34 इयर्स तो मेरी लाइफ के पीरियड के अभी तक के, जिसमें मेरी माँ के जाने के बाद का स्ट्रगल क्या रहा है वो मुझे ही पता है। भूख किसे कहते हैं मुझे समझ में आता है, इसीलिए मुझे पंछियों की भूख समझ में आती है, इसीलिए मुझे इंसानों की भूख समझ में ज़रूर आती है। मैं वहाँ जहाँ, इसीलिए मेरे को वो एक, क्योंकि मैं खुद उसको मैंने झेला है तो मुझे पता है। मैंने तंत्र की मार झेली है, इसलिए मुझे भगवान ने तंत्र में डाल दिया, या मेरा ऐसा लिखा हुआ था कि इसी वजह से मुझे तंत्र में आना होगा, तो मैं उसमें आई। लेकिन मेरी तकलीफ मैं माफ़ कर सकती हूँ, मेरा स्ट्रेस मैं माफ़ कर सकती हूँ, मेरी माँ का स्ट्रेस माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि जाने के बाद भी, उसकी डेथ के बाद भी, क्योंकि वो सुसाइड किया था उसने, उसकी डेथ के बाद भी वो मुझे सपने में आती थी और अलग अलग जगहों पे दिखती थी, जैसे उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं हुई है। मेरे पिताजी की डेथ के बाद दोनों आए साथ में सपने में, मकान के पेपर देके गए, तब मेरा मुंबई के घर बने। उसके बाद मेरी माँ सपने में नहीं आई। बहुत सारे पन्ने होते हैं, एक लाइफ की जो किताब होती है ना, इसमें बहुत पन्ने होते हैं और बहुत अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। किताबें पढ़ना आसान है, किताबों को समझना मुश्किल है। तो कभी कभी शायद मेरा रिएक्शंस, सडन रिएक्शंस के रीजंस मेरा अपना पास्ट है, हर व्यक्ति का होता है। मेरे केस में मेरा पास्ट मैं हील नहीं कर पाई। मैंने बहुत लोगों को हील किया, बहुत सी सिचुएशंस को हील किया, पर मेरा खुद का पास्ट हील नहीं हुआ आज तक।
क्योंकि बैक टू बैक कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है जो फिर से वो पूरी चीज़ को ताज़ा कर देती है। खैर, भगवान के नाम का सहारा हमेशा साथ में रहा और इसी वजह से इतनी स्ट्रॉन्ग रही मैं, क्योंकि मुझे एक उस परम शक्ति पर हमेशा विश्वास रहा। वो संस्कार मेरे दादी के थे और मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देती हूँ, यूनिवर्स को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे एक ऐसे घर में पैदा किया जहाँ से भक्ति भी मिली, संगीत भी मिला, शिक्षा भी मिली और जीवन का मकसद भी मिला। कठिनाइयाँ हम सबके जीवन का अंग हैं, गिव अप नहीं करना चाहिए। बहुत तकलीफ होती है, मैं ऐसी बात नहीं है मैं तकलीफ से नहीं गुजरी हूँ या मेरे मन में कभी सुसाइड करने का विचार नहीं आया। मैंने 3-4 बार अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ। तो भगवान ने बचाया, क्योंकि भगवान चाहते थे कि मुझे कुछ और करना है जीवन में, कुछ चीज़ें करनी है जो उन्होंने देकर के भेजी हैं, जो काम उन्होंने देकर के भेजा था वो करना है। तो उस ईश्वरीय सत्ता के आगे हमें हमेशा झुकना चाहिए, क्योंकि आपको पता है मुझे मेरे साथ ऐसी जगह पे मैं फंसी हूँ जहाँ पर लोगों ने मुझे बेचने की कोशिश की, रूम में बंद कर दिया, वहाँ से बेचने ले जाना चाहते थे। पता नहीं कैसे अंदर बल आ जाता था, कोई रास्ता मिल जाता था और भगवान ही सामने आके खड़े होते हैं तब ऐसा होता है, मैं मानती हूँ। मेरे केस में ये हुआ है। तो जब हमारे अंदर सरेंडर की भावना होती है, और मेरी मौसी ने जो बचपन में मुझे दीक्षा दी थी वो मंत्र मैं हमेशा जपती रही हूँ, किसी भी परिस्थिति में रही हूँ, किसी भी स्थान पे मुझे रहना पड़ा हो, लेकिन मैंने भगवान का नाम लेना बंद नहीं किया। और उसी का बहुत बड़ा प्रभाव है कि मैं, उसी का प्रभाव है नाम का ही, उस ईश्वर के नाम का, उस ईश्वरीय सत्ता का, उसमें विश्वास का प्रभाव है कि मैं बहुत से ऐसे स्थानों से निकली हूँ जहाँ से अमूमन निकलना असंभव होता है। मैं शायद फिर कभी कोई मौका मिलेगा तो शायद डिस्कस करूँगी। आज बरखा की कहीं मैंने आवाज़ सुन ली थी तो मेरा दिमाग उड़ गया उसका आवाज़ सुनते ही, कि ऐसे लोगों को सज़ा नहीं मिलती। और मेरी माँ बेचारी खाम में, जिसका कोई दोष नहीं था, वो बेचारी जहर खा के मर गई इसलिए कि मेरे पिताजी खुश रहेंगे, कि वो तलाक लेके नहीं रहना चाहती थी, मेरे पिताजी से अलग नहीं रहना चाहती थी। उस समय पे तलाक लेना बहुत बुरा माना जाता था, अशुभ माना जाता था। तो मेरी माँ को ये स्टेप उठाना पड़ा। तो मेरी आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़, अगर आपकी बेटियाँ डिवोर्स लेना चाहती हैं, वो खुश नहीं हैं अपने घरों में, तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। अगर वो आपके पास ये मत कहें कि नहीं तेरा घर वही है, तू वहीं मर, वहीं पे जी, नहीं। जीवन भर माँ ही होती है अपने बच्चों के लिए। तो अगर आपके बच्चों को आपकी आवश्यकता हो तो हमेशा उनके लिए खड़े रहें, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपके खुद के अपने माता पिता होते हैं। ईश्वर के बाद में, ईश्वर के बाद आपके माता पिता हैं। ईश्वर ही, वो जो ऊपर की एक सत्ता है ना, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। हमारे माता पिता कौन बनेंगे ये भी वही चुनता है। तो इस सत्ता से बड़ा कोई नहीं है, उसके आगे झुकिए। गलतियां हम सभी करते हैं, हमें लगता है हम नहीं करते हैं, फिर भी हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, रोज़ झुकना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे जीवन का ये सत्य है, क्योंकि मुझे ईश्वर के अलावा, उस परम सत्ता के अलावा कोई समझ में नहीं आता, बिकॉज मैं बहुत बेवकूफ़ रही हूँ दुनिया को समझने के मामले में। तो क्योंकि मैं उसको सरेंडर करती हूँ, मैं अपने आप को भी नहीं संभाल पाती, उसने संभाला मुझे, वही सबको संभालता है, वही आपको और मुझे संभालता है। हम और आप उसी से बने हैं, उसी ने हमें बनाया है, तो उसका धन्यवाद देना ना भूलें और उससे क्षमा मांगना भी ना भूलें। हर हर महादेव, जय भवानी, जय भारत।